वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट डॉक्टर। आपको पता है कि हम लोगों ने एक शॉर्ट कोर्स स्टार्ट किया है जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन यानी कि बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हैं। आपको पता है कि पंजाब बोर्ड में जो फार्मेसी टेक्नीशियन है उनकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है या आने वाली है। 11 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने ये शॉर्ट कोर्स प्लान किया है जिसमें आपका जितने भी साइंस के सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेम है, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिक्स है, वो सारे मैं कवर करवा रही हूँ। 10 दिन के अंदर अंदर आप इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी से स्टार्ट करना है। आज हम लोग चैप्टर 1 ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो कि इसका स्कोप या इम्पोर्टेंस है वो पढ़ते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमारे पास सिर्फ ये 2 सवाल हैं जो कि आ सकते हैं। इन 2 सवालों के अलावा कोई चीज़ आ ही नहीं सकती है। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है पैरामेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाने का, मैंने मुख्तलिफ जगह के जो होता है ना, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो अपने नोट्स बना रहे होते हैं, तो उन सबको मिला के जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों के लिए निकालिए। ठीक है बेटे, इन 2 सवालों के अलावा और कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। चैप्टर 1 माइक्रोबायोलॉजी में आपके पास जो सबसे पहली चीज़ अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो वो होता है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब बेटे स्कोप के अंदर ना आपके पास मुख्तलिफ किस्म के आप नोट्स लो तो आपके 15 से 20 पॉइंट्स लिखे हुए थे, स्कोप स्कोप स्कोप। लेकिन आपको पता है कि आपने जो पेपर में जो क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है वो अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स लिखना होता है कि आपके पास वो सवाल कितने मार्क्स का है, तो आपने जवाब उसका उतने ही मार्क्स का लिखना होता है। चलें जी, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अगर आपके पास स्कोप वो पूछ लेते हैं तो आपने ये जो 6 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं ना, ये लिख देनी है और ये काफ़ी हैं। ठीक है, मैंने बहुत आसान चीज़ें आपके लिए ढूंढ के लिखी हैं। वो बच्चे जिन्हें याद करने में प्रॉब्लम होती है तो ये बहुत ही बेसिक या कॉमन सी ही चीज़ें हैं। सबसे पहले आप देखें तो आपके पास वैक्सीन जो है, वैक्सीन के अमल में माइक्रोबायोलॉजी का एक अहम किरदार होता है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए जो वैक्सीन्स हैं वो बनाई जाती हैं। डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन में माइक्रोबायोलॉजी का एक अहम रोल है। पहला इसका ये स्कोप हो गया। सेकेंड इसका स्कोप है कॉजेटिक एजेंट। आपको पता होना चाहिए कि कॉजेटिक एजेंट क्या होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके लिविंग सेल्स को तबाह कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसमें जंग लगा सकते हैं। तो इन एजेंट्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है? जब आप माइक्रोबायोलॉजी को अच्छे से स्टडी करते हो, क्योंकि ये वाले जो एजेंट्स हैं बहुत ही माइनर है, आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकते हैं। इसीलिए हम माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और कॉजेटिक एजेंट को स्टडी करते हैं। बाद बेटा आपके पास जो थर्ड इसका मेन यूज़ है माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप की बात की जाए तो आपके पास ड्रग की डिस्कवरी है। क्योंकि आप फार्मासिस्ट हो, आप फॉर्म बी जो कैटेगरी है उसका कोर्स पढ़े, तो जितनी भी चीज़ें आपके पूरे सिलेबस में, चाहे माइक्रो का सिलेबस है, कॉग्नोसी का है, जिसका भी है, उसमें कोई भी चीज़ अगर फार्मा से रिलेटेड आती है, ड्रग से रिलेटेड आती है, आपने उसको बहुत गौर से देखना है। ठीक है, इसी तरह ड्रग की डिस्कवरी में माइक्रोबायोलॉजी का बहुत अहम किरदार है। आपको पता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, क्रूड ड्रग्स हैं, उनको मिला के हम ड्रग्स बना रहे होते हैं। तो माइक्रो लेवल पे जो स्टडी है वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। फर्मेंटेशन के प्रोसेस अगर आपको मैं इसकी एक आम घरेलू एग्जांपल बताऊं तो आपके घरों में ये जो अचार बन रहा होता है ना, ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बन रहा होता है। ठीक है, जब आप ताज़ा अचार डालो आप देखो कि वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, अब वही अचार जब 2-3 महीने आपके घर में पड़ा रहता है तो उसका जायका भी ज़्यादा होता है और वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। आजकल किमची बहुत फेमस है। ठीक है, वो भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बन रही होती है। दूध से दही बनना फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बन रहा है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो जहाँ पे माइक्रोब्स इंक्लूड होंगे तो वो आपकी चीज़ माइक्रोबायोलॉजी ऑलरेडी है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए आप जी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर पे। वाटर में ठीक है, अब देखो पानी, जब आप देखो बाज़ाहिर आपको पानी साफ नज़र आता है, लेकिन उसमें यकीन करें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जरासीम जो हमारी सेहत के लिए मुज़र है वो मौजूद होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पानी जो है इसमें कौन कौन से ऐसे जरासीम है जो हमारी सेहत के लिए मुज़र है? तो वो उसके लिए आपको माइक्रोबायोलॉजी की ऑब्वियसली स्टडी करनी पड़ेगी। तो आपको पता चल जाएगा फलां फलां भाई इसमें केमिकल है, फलां फलां इसमें सब्सटेंस है जो कि हमें बीमारियां फैला सकता है, जो वो डिजीजेस वो वाली जो कि वाटर से काज हो रही है। ठीक है, तो वाटर कॉजिंग डिजीजेस जो है उसको आप स्टडी करते हो और प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे जो मैंने इसमें बहुत फेमस पॉइंट्स लिखे हैं
वो जो ज़्यादा पेपर के मुतालिक है, पेपर के हवाले से एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो उसमें आपके पास एक आता है सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि ज़मीन की जरखेज़ी के लिए माइक्रोबायोलॉजी बहुत एसेंशियल है। आप लोगों ने 9 मैट्रिक में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एक बात पढ़ी होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस। नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस वाला जो काम है वो ही सॉइल फर्टिलिटी को इन्हेंस करता है। ये सारी चीज़ें आपके पास स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में आ जाती हैं। आपके पास मुख्तलिफ नोट्स में, बुक्स में 12 से 13 पॉइंट्स हैं। आपके पास जो सवाल आता है ना वो 5 नंबर का होता है। उस 5 नंबर के सवाल में आपके 6 पॉइंट्स भी लिख दोगे ना हेडिंग वाइज, और बीच में एक एक दो दो लाइन लिख दोगे, तो आपका बहुत बेहतरीन सा आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपके पास ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आती हैं। अब ब्रांचेस में आपके पास बेशुमार ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमने जिनको फोकस करना है वो ये कुछ है। ठीक है, एमसीक्यूज भी इसी में से ही आ जाते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास आता है इक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी। इक्वेटिक वाली जो माइक्रोबायोलॉजी है वो वही चीज़ है बेसिकली जो मैंने आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए बताया था। एक्वा लाइफ, एक्वा हम कहते हैं वाटर को। अब एक्वा लाइफ में जितनी भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं वो सारे हम एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, वही बात आ गई, इससे पानी में मौजूद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो हमारे सेहत के अच्छे हैं बुरे हैं, जो कुछ भी है, उनकी सारी चीज़ों की जो स्टडी है हमने एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी में करनी होती है। उसके बाद इसकी जो मेन ब्रांच है वो है फूड माइक्रोबायोलॉजी। अब फूड माइक्रोबायोलॉजी में मैंने आप लोगों को जब स्कोप में फर्मेंटेशन के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था दूध से दही बन रहा है, अल्कोहल भी आ जाता है इसमें। ये वाले जितने भी प्रोसेस है फूड से रिलेटेड है। फर्मेंटेशन की जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो ज़्यादातर फूड से रिलेटेड होते हैं। तो आपके पास फूड माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली हम फर्मेंटेशन वाले प्रोसेसेस के बारे में पढ़े होते हैं, और साथ में प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। एक तो खाना बनाना है और फिर खाना बचाना भी है। प्रिजर्व करना मतलब उसको सेव करना। आपके पास जो टिन पैक में खाने होते हैं वो सारे इसी प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे होते हैं कि आपका जो खाना है वो खराब नहीं होता। उसकी एक मुद्दत होती है ना, भी 6 महीने तक सही रहेगा, साल तक ठीक रहेगा। तो ये वो वाली सारी बात है। एक्वेटिक लाइफ है, यानी कि एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी है, फूड माइक्रोबायोलॉजी है, इसी तरह एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है। एग्रीकल्चर वही बात आ गई, ज़मीन की जरखेज़ी वाली बात है। उसमें जितने भी आपके स्टडी कर लो, उसकी जरखेज़ी को बढ़ा लो, फिर उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह भी आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ब्रांच किस में आती हैं? एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में आती है। यहाँ पे जो हमने सॉइल फर्टिलिटी पढ़ा था वो भी इसमें ही आता है। ठीक है, जब स्कोप और ब्रांचेस की बात है तो आपस में चीज़ों को रिलेट किया करो। ठीक है, एक ही बात होती है। नेक्स्ट अगर आप आ जाए तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। एज अ फार्मासिस्ट इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी आपके पास इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट आप जो दवाइयाँ बनाते हो, चाहे वो एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन्स है, कुछ भी है, वो आपके पास इंडस्ट्री में बन रही है। कौन सी इंडस्ट्री में? फार्मा इंडस्ट्री में। इसीलिए इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इज अ मेन ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यू हैव टू स्टडी। ठीक है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। फार्मास्यूटिकल, अब मैंने तो भाई इसमें बता दिया कि आपने दवाइयाँ बनानी है तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आ गए, तो इसमें क्या बताएंगे? इन दोनों का डिफरेंस बेटा याद रखो। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी वो होती है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारी जो हमने दवाइयाँ बना ली हैं, सिरप बना लिया है, केमिकल बना लिया है, उसमें कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कौन से ऐसे जरासीम हैं जो उसको डिग्रेड कर सकते हैं, जो उसको खराब कर सकते हैं, उसकी स्टडी जो है वो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में आती है। ठीक है, हो गया। इसी तरह आपके पास जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी है। ये सवाल आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है, ब्रांचेस में वैसे पूछ सकते हैं, बड़ा इजी से है। जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल होते हैं, चाहे वो कोयला है, कोई भी ऐसा जिसे आप कह लो कि नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, टार हो गया, कोयला हो गया, वो सारे आपके पास जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के ये 6 ब्रांचेस, इसके स्कोप के ये 6 पॉइंट इनफ है आपका पेपर निकालने के लिए, अगर इन दोनों में से सवाल आ जाता है। बहुत ही इजी करके मैंने आपको